वेलकम बैक टू स्टडी मानी। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा शुरू किए गए बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज है उसका डे 19 को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव अरण्य वन भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हाल ही में चर्चा में रहा जो हसदेव वन है, हसदेव अरण्य वन, यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, हसदेव अरण्य वन जो है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है यह भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। साथ ही याद रखेंगे जो चित्रकूट झरना है यह भी छत्तीसगढ़ में है और ई लोक अदालत जो है यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखेंगे ई लोक अदालत छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है और चित्रकूट झरना जो है यह भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अजोरेस द्वीप समूह को मंजूरी दी गई है, इसका संबंध किस महासागर से है। तो हाल ही में एक अजोरेस द्वीप समूह को मंजूरी दी गई है, यह मुख्य रूप से उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। याद रखेंगे अजोरेस द्वीप समूह जो है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट है, साथ ही ये भी याद रखेंगे कि अटलांटिक महासागर है उसके अंतर्गत जो आते हैं लेब्राडोर सागर हैं, बरमूडा ट्रायंगल आते हैं, फंडे की खाड़ी, कैरेबियन सागर और सेंट लॉरेंस की खाड़ी, यह सभी जो है अटलांटिक महासागर के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किस शहर को प्रदान किया गया है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है जहां पे 10 लाख से अधिक जनसंख्या है यह सूरत को दिया गया है। नेक्स्ट है, साथ ही याद रखेंगे जो सूरत है यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और सूरत के लोकसभा सीट से जो मुकेश दलाल है यह निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट है, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान क्या है। तो याद रखेंगे विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान हो जाएगा तीसरा। पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सही कथन को छांटना है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के हैं। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में भारत के टोटल 83 शहरों को शामिल किया गया है। अगला है, दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार दिल्ली जो है चौथी बार लगातार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। नेक्स्ट है, बेगूसराय जो है वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आया है। यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अभी तक का सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष को माना गया है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा अभी तक का सबसे गर्म वर्ष जो है 2024 को माना गया है और यह जो रिपोर्ट जारी किया गया है भारतीय पर्यावरण सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में हिम तेंदुओं का पहला सर्वेक्षण किया गया है जिसमें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या कहाँ दर्ज की गई है। तो भारत में हिम तेंदुओं का पहला सर्वेक्षण किया गया है जहाँ पे सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या जो है लद्दाख में दर्ज की गई है। याद रखेंगे सबसे अधिक भारत में हिम तेंदुओं की संख्या जो है लद्दाख में दर्ज की गई है और लद्दाख में स्थित है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क को विश्व के तेंदुओं की राजधानी कहा जाता है। याद रखेंगे हेमिस नेशनल पार्क को विश्व के तेंदुओं की राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है, साथ ही एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। याद रखेंगे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है उत्तराखंड में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा नेशनल पार्क जो हो जाएगा हेमिस नेशनल पार्क हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए जिम्बाब्वे के देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय लिया है। जिम्बाब्वे का जो राजधानी है वह हरारे है और जिम्बाब्वे का जो मुद्रा है वह जिग हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत का जो इंदौर शहर है इसे लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर घोषित किया गया है और भारत की पहली वाटर प्लस सिटी जो हो जाएगी यह भी इंदौर हो जाएगी। याद रखेंगे भारत की पहली वाटर प्लस सिटी जो है यह भी इंदौर है
और स्वच्छता सर्वेक्षण में भी भारत के इंदौर शहर को 7वीं बार लगातार स्वच्छ शहर की सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हरित घोषणा पत्र 2024 किस राज्य द्वारा जारी किया गया है। तो जो हरित घोषणा पत्र 2024 है यह मुख्य रूप से हरियाणा विधानसभा के द्वारा जारी किया गया है और यह जो है पर्यावरण और जलवायु संरक्षण के लिए जारी किया गया है। नेक्स्ट है तुजु दर्रा हिमालय के किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है तथा यह किस राज्य में है। तो जो तुजु दर्रा है यह उत्तरी पूर्वी भाग में है और तुजु दर्रा जो है यह मणिपुर में स्थित है। याद रखेंगे तुजु दर्रा मणिपुर में स्थित है और भारत के जो हिमालय के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट है जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और प्रकाश की इस घटना को जो है प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण को किस वर्ष पारित किया गया था। तो वन्य जीव संरक्षण को 1972 में पारित किया गया था। साथ ही याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है यह लाया गया था 1986 में। याद रखेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वह 1987 में हुआ था और एक हुआ था पृथ्वी सम्मेलन। तो जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वह 1992 में हुआ था। याद रखेंगे जो वन्य जीव संरक्षण है इसे पारित किया गया था 1972 में और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1987 में पास हुआ था और पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था यह 1992 में हुआ था। नेक्स्ट है वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किसके द्वारा किया गया था। तो 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का जो आह्वान है यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का आह्वान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का जो आह्वान है वह अनुच्छेद 326 के अकॉर्डिंग किया गया है जो भाग 15 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से जो उत्पन्न लवण है उसे हम लोग बोलते हैं उदासीन, जो कि जिसमें शामिल होता है NaCl प्लस H2O। नेक्स्ट है संसद के किस सदन द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी होता है। तो यह लोकसभा होता है, यानी लोकसभा के द्वारा संकल्प पारित करके राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम के लिए गए हैं। तो आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान जो है यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किस वायसराय के समय लिया गया था। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है 1878 यह लीटन के समय में आया था और इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में समाप्त किया गया था। याद रखेंगे कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था और 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट है किस नृत्य शैली के विकास का क्षेत्र 15वीं सदी के संत शंकरदेव को दिया जाता है। तो यह हो जाएगा सत्रिया, जो असम का नृत्य है इसका विकास का जो श्रेय है यह 15वीं शताब्दी के संत शंकरदेव को दिया जाता है और यह असम का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है। तो नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह तीसरा हो जाएगा। पहले नंबर पर जो है वह चीन हो जाएगा और यूरिया उर्वरक में जो भारत है दूसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है एक ही तल के उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तथा रासायनिक गुण जो होते हैं समान होते हैं परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। याद रखेंगे एक ही तल के उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु द्रव्यमान जो होते हैं अलग अलग होते हैं, समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स बोला जाता है। नेक्स्ट है गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा की गई थी। तो गुरुमुखी लिपि की जो शुरुआत है यह गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे गुरुमुखी लिपि की शुरुआत जो है गुरु अंगद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है
अपने द्रोणी और सांस्कृतिक पहल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो अपने द्रोणी और सांस्कृतिक पहल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र जो हो जाएगा यह गंगा हो जाएगा। गंगा की जो लंबाई है यह 2525 किलोमीटर है और जो गंगा है इसका निकलने का जो स्थान है यह गंगोत्री में संतोपत हिमानी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो सीपीआई है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को कब समाप्त किया था? तो चुनाव आयोग के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी पार्टी जो है एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को 2023 में समाप्त कर दिया गया था। अभी जो टोटल राष्ट्रीय पार्टी है उसकी संख्या 6 है। एक बीजेपी है और एक दूसरा है कांग्रेस और एक है मार्क्सवादी, 3 हो गए, और चौथा एक बसपा है बीएसपी, उसके बाद आप है और एक एनपीपी है। नेक्स्ट है, गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना जो है यह चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। याद रखेंगे, गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना जो है चंबल नदी पर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना है यह 1924 में भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, ओजोन के बढ़ते क्षेत्र को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब और कहां किया गया था? तो ओजोन के बढ़ते क्षेत्र को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह 16 सितंबर 1987 को किया गया था। साथ ही याद रखेंगे, जो 16 सितंबर है इस दिन ओजोन डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है और यह ओजोन के संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, किस वर्ष जीएम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया था? तो 2021 में जीएम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। साथ ही याद रखेंगे, जो जीएम कॉर्बेट नेशनल पार्क है यह भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क जो है इसका जीएम कॉर्बेट का नाम था पहले। नेक्स्ट है, किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की माप की जाती है? तो यह होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता की माप की जाती है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में मुख्य रूप से बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है अंडमान निकोबार में स्थित है। याद रखेंगे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट है, मालदीव को मिनिकॉय से और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्रमशः कौन सा चैनल अलग करता है? तो मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है और मिनिकॉय को जो है लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल जो है अलग करता है। याद रखेंगे, मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल अलग करता है और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। नेक्स्ट है, जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था तथा भारत में पहला शून्य आधारित बजट जो है कब पेश किया गया था? तो जीरो बजटिंग जो सिद्धांत है यह दिया गया था पीटर पायर के द्वारा 1986-87 में। साथ ही याद रखेंगे कि भारत में पहला शून्य आधारित बजट जो है यह राजीव गांधी के द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत है यह 2016 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो 2023-24 आया है इसके अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त है और भारत का जो स्थान है 134वां है। साथ ही याद रखेंगे कि पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है और जलवायु परिवर्तन में भारत का जो स्थान हो जाएगा वह 10वां हो जाएगा। याद रखेंगे, पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 176वां और जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट है, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक क्रमशः पहली बार कब जारी किया गया था?
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यूएनडीपी, इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है 1990 में जारी किया गया था और लैंगिक विकास सूचकांक जो है यह 2010 में जारी किया गया था। याद रखेंगे दोनों जो है मानव विकास सूचकांक 1990 में पहली बार जारी किया गया और लैंगिक विकास सूचकांक जो है पहली बार 2010 में जारी किया गया था। नेक्स्ट है विश्व भूख सूचकांक में भारत का वर्तमान स्थान क्या है। तो विश्व भूख सूचकांक में भारत का वर्तमान स्थान 105वां है और पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है और वहीं जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान जो है जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान 10वां है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की जो शुरुआत की गई थी 2019 में की गई थी। याद रखेंगे प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत 2019 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल निर्धारित लक्ष्यों की संख्या कितनी है तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है। तो सतत विकास लक्ष्यों के तहत कुल निर्धारित लक्ष्यों की जो संख्या है वह 17 है, यानी 17 गोल शामिल है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का अग्रणी राज्य हो जाएगा वह केरल हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए थे राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष यह थे पीसी महालनोबिस। याद रखना है जो पीसी महालनोबिस थे यह राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। साथ ही याद रखेंगे जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसके योजनाकार भी पीसी महालनोबिस ही थे। नेक्स्ट है सतत विकास की अवधारणा किस आयोग द्वारा दी गई थी। तो सतत विकास की जो अवधारणा है यह ब्रूटलैंड आयोग के द्वारा दी गई थी। साथ ही याद रखेंगे एक है स्ट्रेची आयोग, तो स्ट्रेची आयोग और एक प्रेस अधिनियम दोनों जो है 1882 में लाया गया था। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा है एनएसओ के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जहां विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करती है। तो भारत जो है विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और यहाँ पे विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट है आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का पहला आधार वर्ष क्या था। तो आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का जो पहला आधार हो जाएगा यह 1948-49 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से ऐसे कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील जो विटामिन है यह हो जाएगा विटामिन बी और सी हो जाएगा। बाकी जो है ए डी ई के ओ एच ये सब जो है यह वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी जल में विटामिन जो घुलनशील है वह विटामिन बी और सी है और बाकी विटामिन जो है वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट है मानव शरीर में वह कौन से न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह काम करते हैं और जिन्हें राइबोसोम भी कहा जाता है। तो मानव शरीर में न्यूक्लिक एसिड हैं आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं जो एंजाइम की तरह काम करते हैं और इन्हें प्रोटीन का निर्माण करने के कारण राइबोसोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है किस विटामिन का संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा मनुष्य की आंत में होता है। तो यह होता है विटामिन के का संश्लेषण जो होता है यह बैक्टीरिया के द्वारा मनुष्य की आंत में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का पूर्णतः पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है। तो प्रोटीन का जो पूर्णतः पाचन होता है यह मानव शरीर के छोटी आंत में होता है और यह ट्रिप्सिन के द्वारा संभव हो पाता है। नेक्स्ट है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो होता है यह थायमीन होता है। याद रखेंगे विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन होता है और इसमें होते हैं B1 होते हैं, B2 होते हैं, B3 होते हैं, उसके बाद B5 होता है, उसके बाद B6 होता है, सॉरी B7 होता है, उसके बाद B12 होते हैं। नेक्स्ट है हमारी पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट होती है कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा जो होती है यह फ्रुक्टोज होती है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में
सहायक होता है। तो विटामिन में से जो विटामिन B6 होता है यह किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो फॉलिक एसिड जो है यह विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है। याद रखेंगे, फॉलिक एसिड जो है विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी जो होता है यह एंजाइम होते हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो यौगिक में जो विटामिन होते हैं इन्हें सहायक आहार कारक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो शरीर में जब विटामिन C की कमी होती है तो मसूड़ों में रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगते हैं। नेक्स्ट है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से जो है हमें बेरी रोग होता है, जो विटामिन B1 की कमी से होता है। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किन कोशिका की असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो जो ल्यूकेमिया होती है एक प्रकार का कैंसर होता है और इसमें जो है WC का लगातार वृद्धि होते रहता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन C जो है हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो हो जाएंगे A, D, E के हो जाएंगे। याद रखेंगे, विटामिन A, D, E के जो है वसा में घुलनशील है, वहीं जो विटामिन B और C है यह जल में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं यह OH नेगेटिव आयन देते हैं, यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और यह OH- आयन देते हैं, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सेव में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सेव में जो है मैलिक एसिड उपस्थित होता है। याद रखेंगे, सेव में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है। जो लैक्टिक एसिड होता है यह खट्टे दही में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड जो होता है इमली में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है और जो सिट्रिक एसिड होता है यह नारंगी में पाया जाता है। याद रखेंगे, लैक्टिक एसिड खट्टे दही में पाया जाता है, टार्टरिक एसिड इमली में, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में और सिट्रिक एसिड जो है नारंगी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सोडा पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो सोडा होता है पेय पदार्थ उसमें कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट है, जब हम नींबू की कुछ बूंदे चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, इसका कारण क्या है? तो जब हम नींबू की कुछ बूंदे चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने का कारण अम्लीयता होता है, यानी नींबू जो अम्लीय होता है इसके कारण चाय का रंग बदलने लगता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्लीय विलयन का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, यह सही स्टेटमेंट है। अगला है, क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है यह 7 से अधिक होता है, यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम नहीं होगा, यह सिर्फ 7 होता है, यह स्टेटमेंट गलत है। तो अब जो स्टेटमेंट है 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित पीएच क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 7 से 14 के बीच में, यानी क्षारीय हो जाएगा। क्षार जो होता है लाल लिटमस को नीला करता है और नीले लिटमस को जो लाल करता है वह हो जाएगा अम्ल हो जाएगा, जिसका पीएच मान 0 से 7 होता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो मानव रक्त की जो प्रकृति होती है वह क्षारीय होती है, जिसका ब्लड का पीएच वैल्यू होता है यह 7.4 होता है। नेक्स्ट है, किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता पर
क्या प्रभाव पड़ता है। तो जब किसी विलयन का पीएच मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता होती है वह बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा है और यह पानी से भरे बर्तन में तैरता है। जब बर्फ पिघल जाता है तब पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब बर्फ पिघल जाएगा तो पानी जो हो जाएगा बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। तो क्योंकि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान इसलिए लगता है कि समुद्र का जो पानी होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत है। नेक्स्ट है, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। यह मुख्य रूप से पृष्ठ तनाव के कारण होता है। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र सतह के ऊपर रहता है। तो समुद्र में प्लवन करते हुए जो आइसबर्ग होते हैं उनका जो 1/10 भाग होता है यह समुद्र के सतह के ऊपर रहता है और जो 9/10 भाग होता है यह समुद्र के नीचे होता है।